2009 में नेपाल में घटी एक भयावह घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था, जिसका संबंध भारत से भी जुड़ा था। इस सच्ची घटना की शुरुआत एक साधारण एसएमएस से हुई थी। 5 जून 2009 को 19 वर्षीय ख्याति श्रेष्ठ को एक मैसेज मिला कि उसने एक मशहूर महिला मैगजीन की ओर से 20,000 रुपए नकद और पोखरा की यात्रा टिकट जीती है। इसके कुछ देर बाद ख्याति को एक फोन आता है, जिसमें दूसरी तरफ से एक महिला इस जीत की पुष्टि करती है। यह साधारण एसएमएस जल्द ही एक दिल दहला देने वाली घटना में बदल गया। इसके बाद एक महिला ने फोन कर यह दावा किया कि वह मैगजीन के ऑफिस से बोल रही है और ख्याति को इनाम लेने के लिए एक पते पर बुलाया। उस समय लोगों को ऑनलाइन ठगी का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए ख्याति और उसके परिवार ने इसे सच मान लिया। ख्याति ने अपने घरेलू नौकर के साथ बताए गए पते पर पहुंचकर महिला का इंतजार किया, जहां एक महिला उसे इनाम की बधाई देने आई। ख्याति श्रेष्ठ को इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए एक महिला अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां एक पुरुष उससे मिलता है और कहता है कि वह कागजी कार्यवाही करेगा। बातचीत के दौरान वह ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। इसी बीच घर पर ख्याति के माता पिता उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब रात हो जाती है और ख्याति नहीं लौटती, तो वे चिंतित होकर दोस्तों से पूछताछ करते हैं। उसी समय ख्याति के पिता के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि ख्याति का अपहरण हो चुका है और उसे छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। ख्याति के पिता को धमकी भरा मैसेज मिला कि अगर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी तो ख्याति की जान चली जाएगी। इस डर से वे पुलिस को न बताकर 10 लाख रुपए जुटाने में लग गए। किडनैपर ने सिर्फ फिरौती की मांग की थी, लेकिन पैसे कहां लाने हैं यह नहीं बताया था। वे लगातार मैसेज का इंतजार कर रहे थे, पर रात भर कोई संदेश नहीं आया। कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अगले दिन सुबह एक और मैसेज आया, जिसमें किडनैपर ने 10 लाख रुपए बुटवल लाने का निर्देश दिया, जो नेपाल का एक स्थान है। ख्याति के माता पिता ने 10 लाख रुपए जुटाकर बुटवल के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन किडनैपर बार बार स्थान बदलता रहा। बुटवल से उन्हें चितवन बुलाया गया, फिर चितवन से सुनौली और अंत में दार्जिलिंग लाने को कहा गया, जो नेपाल से भारत में था। हर बार वे उम्मीद लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर करते रहे। सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी और लंबी यात्राओं के बाद भी ख्याति के माता पिता और नौकर राम थके होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए हिम्मत बनाए हुए थे। आखिरकार वे बॉर्डर पार कर दार्जिलिंग पहुंच गए। ख्याति के माता पिता जब दार्जिलिंग पहुंचे तो उन्हें फिर से नेपाल लौटने का मैसेज मिला। थकान और तनाव के बावजूद वे अपनी बेटी को बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारे। अब उन्हें 100 किलोमीटर दूर नेपाल के काकरभीत्ता पहुंचने के लिए कहा गया। वहां पहुंचकर उन्होंने किडनैपर को सूचित किया और हमेशा की तरह किडनैपर ने उन्हें इंतजार करने को कहा। वे डर रहे थे कि उन्हें फिर से कहीं और भेजा जाएगा, लेकिन इस बार मैसेज में काकरभीत्ता के एक होटल का पता दिया गया। ख्याति के माता पिता पैसे लेकर होटल पहुंचे और किडनैपर के अगले निर्देश का इंतजार करने लगे। ख्याति के माता पिता ने किडनैपर के निर्देशानुसार अपने नौकर राम को पैसे से भरा बैग लेकर होटल के अंदर भेजा, जबकि वे खुद बाहर गाड़ी में बैठे रहे। उम्मीद थी कि राम पैसे देकर उनकी बेटी को वापस लाएगा, लेकिन वह अकेले और खाली हाथ लौटा। 10 लाख रुपए देने के बाद वे काठमांडू की ओर लौटे, सोचते हुए कि ख्याति घर पर होगी। जब वे घर पहुंचे तो ताला लगा मिला और ख्याति का कोई निशान नहीं था। कई बार किडनैपर को कॉल और मैसेज किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ था। अब वे गहरे डर और चिंता में डूब चुके थे। ख्याति के माता पिता ने किडनैपर का नंबर बार बार ट्राई किया, लेकिन वह लगातार स्विच ऑफ बताता रहा। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद
वे अंततः पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी कहानी बताई, जिसमें ख्याति को मिले एसएमएस से लेकर फिरौती की रकम देने तक का हर विवरण शामिल था। पुलिस ने सबसे पहले ख्याति के माता पिता से पूछताछ की और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस घटना के दौरान कुछ अजीब लगा। ख्याति के पिता ने कहा कि उन्हें बस यह अजीब लगा कि किडनैपर उन्हें बार बार अलग अलग स्थानों पर क्यों भेज रहा था। जब पुलिस ने ख्याति की मां से यही सवाल किया तो उन्होंने भी शुरुआत में कुछ अजीब नहीं बताया, पर थोड़ी देर सोचने के बाद ख्याति की मां ने एक महत्वपूर्ण बात याद की। ख्याति की मां ने पुलिस को बताया कि जब वे काकरभीत्ता में होटल के पास पहुंचे तो उन्होंने वीरेंद्र श्रेष्ठ नाम के एक व्यक्ति को देखा था। पुलिस ने इसे अजीब क्यों माना, यह पूछने पर उन्होंने बताया कि वीरेंद्र कभी उनका मकान मालिक और ख्याति का ट्यूटर भी रह चुका था। हालांकि उसने अचानक अपना घर बेचकर शहर छोड़ दिया था और वे उससे बीच में सिर्फ एक बार मिले थे। पुलिस ने पूछा कि उन्होंने वीरेंद्र को देखकर टोका क्यों नहीं, तो ख्याति की मां ने कहा कि वे ख्याति की सुरक्षा के डर से चुप रहीं। पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई, लेकिन कई दिनों तक ख्याति या किडनैपर का कोई सुराग नहीं मिला। तब पुलिस ने वीरेंद्र श्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे ख्याति की मां ने संदिग्ध बताया था। जांच में पता चला कि वीरेंद्र का असली नाम वीरेंद्र प्रधान था और वह 1967 में दार्जिलिंग में पैदा हुआ था। वह नेपाल में नौकरी की तलाश में आया था, भले ही उसका परिवार संपन्न था। नेपाल आने के बाद वीरेंद्र एक कॉलेज में साइंस टीचर बन गया और रहने के लिए एक बड़ा घर खरीदा। इस घर के 2 कमरों को किराए पर देने के बाद ख्याति के माता पिता वहां रहने लगे। ख्याति, जो उस समय 10वीं कक्षा में थी, अपने माता पिता के साथ वीरेन के घर में पढ़ाई करती रही। लेकिन अचानक वीरेंद्र ने अपना घर बेच दिया और ख्याति के परिवार को विराटनगर जाना पड़ा। इसके बाद ख्याति के माता पिता ने उसे काठमांडू में पढ़ाई जारी रखने के लिए दाखिला दिलाया। जब पुलिस ने वीरेंद्र की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह काठमांडू में एक किराए के घर में रह रहा था, लेकिन पुलिस की दबिश से पहले ही वह वहां से गायब हो चुका था। वीरेन का कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को काठमांडू के ग्रामीण क्षेत्र में मानव शरीर के अंग मिलने की सूचना मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक स्थान पर हाथ के 3 टुकड़े मिलते हैं और बाद में पैर के छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। अगले कुछ दिनों में लगभग 17 किलोमीटर के दायरे में मानव अंगों के और टुकड़े मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि किसी ने शव को काटकर अलग अलग स्थानों पर फेंका है। 15 दिनों बाद पुलिस को एक कटा हुआ सिर भी मिलता है, लेकिन पहचान नहीं हो पाती। इस बीच ख्याति के मामले और वीरेन का संदिग्ध कनेक्शन अनसुलझा है, जिससे पुलिस को कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने हैं। पुलिस ने वीरेन श्रेष्ठ को पकड़ने के लिए अधिक बल तैनात किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने काठमांडू में छापेमारी की और वीरेन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान वीरेन ने सही जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने उससे होटल के पास होने का सवाल किया तो वह चौंक गया और अपनी बात बदलने लगा। उसकी असंगत बातें उसे फंसाती हैं। अंततः पुलिस की दबाव में वीरेन ने सच बोला। उसने बताया कि 20 साल पहले दार्जिलिंग से नेपाल आया था, जहां उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर की नौकरी पाई। उसकी जिंदगी सफल थी, लेकिन उसकी चोरी छिपी गतिविधियों ने सब कुछ बदल दिया। वीरेन की किस्मत बुरी तरह पलटी थी। एक समय था जब उसने कसीनो में जाकर खेलना शुरू किया था और यह शौक जल्द ही उसकी आदत बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बचत हार दी और दोस्तों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब कर्ज का पैसा भी खत्म हो गया और उसके जानने वाले मदद करने से मना करने लगे, तो वह मजबूर होकर अपना घर बेचने पर मजबूर हुआ। लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी वह कर्ज नहीं चुका सका। अंततः वह काठमांडू में एक किराए के घर में रहने लगा।
जब उसे पता चला कि ख्याति का परिवार उसके पास है तो वह उनसे मदद मांगने गया, लेकिन उसकी योजनाएं बदल गईं। ख्याति के माता पिता ने उसके भविष्य के लिए बड़े सपने संजोए थे। उन्होंने वीरेन को बताया कि वे अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी संपत्ति बेचकर पैसे इकट्ठा किए हैं। यह सुनकर वीरेन का मन बदल जाता है। उसे समझ आता है कि ख्याति के माता पिता के पास पर्याप्त पैसा है, इसलिए उसने कर्ज मांगने का इरादा छोड़कर एक शैतानी योजना बनाई। उसने एक मैगजीन के लकी ड्रा की झूठी सूचना भेजी और अपनी पुरानी छात्रा मरीना शाक्य को फोन करके उसे ख्याति से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद उसने ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाने की योजना बनाई। ख्याति की मुलाकात सबसे पहले मरीना शाक्य से होती है, जो उसे एक अपार्टमेंट में ले जाती है। जब वह अंदर पहुंचती है तो उसे वीरेन देखकर आश्चर्य होता है। वीरेन उसे बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और एक वुमेन मैगजीन के लिए काम कर रहा है। वह ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पेश करता है, जिसे वह संदिग्धता के बिना पी लेती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद वीरेन ख्याति के माता पिता को किडनैपिंग का मैसेज भेजता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि ख्याति अभी तक घर क्यों नहीं लौटी, तो वीरेन चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उसने ख्याति की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े शहर के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिए। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। मीडिया में ख्याति की हत्या की खबर आते ही नेपाल में विरोध की लहर चलने लगती है। खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आते हैं। इसके परिणामस्वरूप 1 साल के अंदर सभी कानूनी कार्यवाही पूरी कर ली जाती है। 2010 में काठमांडू की अदालत ने वीरेन श्रेष्ठ को ख्याति की हत्या और किडनैपिंग का दोषी पाया और उसे 39 साल की सजा सुनाई। मरीन शाक्य, जिसने ख्याति को फोन किया था, को भी 20 साल की सजा दी गई। इस घटना ने नेपाल में लोगों के विश्वास और सोचने के तरीके को बदल दिया और अब माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानकारी साझा करने से भी कतराते हैं। यह कहानी हमें सतर्क रहने और विश्वास के साथ साथ सावधानी बरतने का सबक देती है। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करें। इसी तरह क्राइम से जुड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अभी हिडन क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।